प्रिय छात्रों, आज की क्लास मैं आपको पॉलिटी पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोगों ने पॉलिटी में आप लगभग 90% कोर्सेज कंप्लीट हो चुके हैं चैप्टर वाइज, जिसमें पिछले आपने वीडियो में देखा होगा कि संविधान की अनुसूचियों के बारे में हमने चर्चा किया था। और ये जो संविधान की अनुसूचियां हैं वो 12 अनुसूचियों की चर्चा हो गई है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कुछ ऐसे हेडिंग, छोटे छोटे हेडिंग हैं या छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। और उसी छोटे छोटे हेडिंग्स के बारे में आज हम आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूं, जिसमें आपका पहला टॉपिक है पंचायत। जैसा कि आप लोग पंचायत जो मूल संविधान में शामिल नहीं था, और जब मूल संविधान में पंचायत शामिल नहीं था तो इसी पंचायत को संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान में शामिल किया गया। लेकिन थोड़ा सा ये जान लीजिए कि पंचायत की नींव पड़ी कैसे। तो पंचायत से तात्पर्य क्या होता है? तो पंचायत से तात्पर्य होता है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, और उस ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य ये होता है कि ऐसी प्रणाली जो निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बना करके लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सुनिश्चित कर सकें। तो अगर आप चाहें तो इस परिभाषा को नोट कर सकते हैं कि स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य ऐसी प्रणाली जो निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बना करके लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित कर सके। अब इस स्थानीय स्वशासन के संबंध में जो इतिहास रहा है वो ब्रिटिश काल से ही रहा है। और इस ब्रिटिश काल में सबसे पहले 1864 ईस्वी में, सबसे पहले आप हेडिंग बना लेंगे स्थानीय स्वशासन। और इसी स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत इसकी नींव या इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कह सकते हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। और इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हम चर्चा करेंगे। और पंचायत का निर्माण कैसे हुआ वो पहले शुरू से लेकर के तब बेस बनाते हुए इसको आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले किस सन में? तो 1864 ईस्वी में। और 1864 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव रखा गया। स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव रखा गया। स्वशासन का प्रस्ताव रखा गया। और जब ये स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव सबसे पहले 1864 ईस्वी में रखा गया, तो उसके कुछ समय के पश्चात 1870 ईस्वी में लॉर्ड मेयो था। और इसी लॉर्ड मेयो के द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। मेयो के द्वारा क्या कराया गया? वित्तीय सहायता उपलब्ध। मतलब स्थानीय स्वशासन के विकास करने के लिए कुछ न कुछ उसको वित्तीय संसाधन दिया जाना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप निचले स्तर का विकास हो सके। उसके बाद से 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय बना, लॉर्ड रिपन। और इसी के द्वारा स्थानीय स्वशासन के संबंध में विशेष प्रस्ताव रखा गया। विशेष प्रस्ताव। अब जब इसने विशेष प्रस्ताव रखा तो इस कारण से, या विशेष प्रस्ताव के साथ साथ ये कह सकते हैं कि इसने स्थानीय स्वशासन के संबंध में स्पष्ट प्रावधान प्रस्तुत किया। और जब स्पष्ट प्रावधान प्रस्तुत किया तब जाकर के इसी लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आ चुका है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का जनक आपको लॉर्ड रिपन को माना जाता है। और इसी स्थानीय स्वशासन के संबंध में जो अधिनियम आया, वो अधिनियम किस वर्ष आया था? तो ये आया था आपका 1919। और 1919 में भारत शासन अधिनियम 1919 पारित किया गया। और इसी अधिनियम के अंतर्गत स्पष्ट प्रावधान इस अधिनियम में प्रस्तुत किए गए। और इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम।
जो कि 1919 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और इसी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के अंतर्गत आपका स्थानीय स्वशासन से संबंधित चीज़ों को इस अधिनियम में शामिल किया गया। तो इस तरीके से ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो गई, जिसमें सबसे पहले 1864 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव रखा गया। और स्थानीय स्वशासन की परिभाषा हमने शुरू में ही बता दिया है कि स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य ऐसी प्रणाली जो निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बना करके लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करती है। उसके बाद से लॉर्ड मेयो आया और लॉर्ड मेयो ने इस स्थानीय स्वशासन या निचले स्तर के स्वशासन को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की बात कही। उसके बाद 1882 में लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय बना और इसके द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित किया गया। और जब विशेष प्रस्ताव इसने स्थानीय स्वशासन के संबंध में पारित कर दिया, तब इसी कारण से लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। अब आते हैं हम लोग स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की स्थिति, कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की क्या स्थिति बनी थी इसके संबंध में। तो अब हेडिंग चाहें तो आप बना सकते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। हेडिंग बना लीजिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। और इसी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू पीएम बने। भारत का प्रधानमंत्री कौन बना? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जेएल नेहरू। और इसी पंडित जेएल नेहरू के द्वारा पंचायती राज मंत्री का भी, पंचायती राज विभाग का भी इनके द्वारा गठन किया गया। और जब गठन किया गया तो उस समय भारत के पंचायती राज और सामुदायिक विकास मंत्रालय के मंत्री बनाए गए एसके डे। उसके बाद 2 अक्टूबर इसी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1952 को 2 अक्टूबर 1952 को इन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की पहल किया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की पहल। और जब इन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की पहल किया तो इनके द्वारा एसके डे को सामुदायिक विकास मंत्रालय प्रदान किया गया। अब जब इस तरीके से स्थानीय निचले स्तर पर समुदाय का विकास को बढ़ावा देने के लिए जब इन्होंने 1952 में कार्यक्रम की पहल किया, तो इसी के परिणाम स्वरूप आपका एक समिति का गठन किया गया कि निचले स्तर पर समुदाय का विकास किस तरीके से किया जाए। तो इसी के संबंध में इन्होंने बी.आर. मेहता समिति का गठन कर दिया। बी.आर. मेहता समिति। अब जब बी.आर. मेहता समिति का इन्होंने गठन किया तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि निचले स्तर पर समुदाय का विकास करने के लिए किस किस तरीके से कार्य किया जाना चाहिए। तब इसी बी.आर. मेहता समिति का जब गठन हुआ था तो ये हुआ था 1957 में। और जब इन्होंने 1957 में इसका गठन किया तब जाकर के इन्होंने अपनी रिपोर्ट दिया और रिपोर्ट में ये कहा कि निचले स्तर पर विकास करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायत होनी चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायत होनी चाहिए, मतलब ग्रामीण स्तर पर विकास करने के लिए कितने स्तर पर कार्य किया जाना चाहिए? त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय का मतलब 3 स्तर पर कार्य किया जाना चाहिए। अब इस त्रिस्तरीय में कौन कौन शामिल था? तो त्रिस्तरीय में आपका हो गया ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। दूसरा हो गया आपका क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र पंचायत। और तीसरा आपका हो गया जिला परिषद। तो इस तरीके से बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए या निचले स्तर पर लोगों को बढ़ावा देने के लिए या भारत का विकास करने के लिए 3 स्तर पर कार्य किया जाना चाहिए, जिसमें सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा या ग्राम पंचायत, कई गाँवों को मिला करके क्षेत्र पंचायत या ब्लॉक का गठन करना और जिले स्तर पर जिला परिषद का गठन करना। अब
जब इस तरीके का इन्होंने त्रिस्तरीय रिपोर्ट प्रस्तुत किया तो इस रिपोर्ट को 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा स्वीकृत कर लिया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा स्वीकृत। तो इस तरीके से इस बलवंत राय मेहता समिति को 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। अब जब स्वीकार किया गया तब प्रयोग के तौर पर लागू करने वाला प्रथम राज्य, प्रयोग के तौर पर लागू, तो प्रयोग के तौर पर किसके द्वारा लागू किया गया, किस स्टेट के द्वारा लागू किया गया, तो प्रयोग के तौर पर आंध्र प्रदेश ने सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली को लागू किया था, आंध्र प्रदेश। और ये आंध्र प्रदेश प्रयोग के तौर पे पंचायती राज प्रणाली को लागू करने वाला प्रथम राज्य बना, जबकि स्थायी तौर पर, दोनों क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, स्थायी तौर पर और स्थायी तौर पर किसके द्वारा लागू किया गया, तो स्थायी तौर पर लागू करने वाला राज्य है आपका राजस्थान। और इसी राजस्थान का नागौर जिला, और इसी नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को लागू की गई। तो क्वेश्चन आपका मुख्य रूप से इस पे बनता है कि सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो आपका राजस्थान, और राजस्थान का नागौर जिला जो 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार स्थायी तौर पर पंचायती राज प्रणाली लागू की गई। अब जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इसके संबंध में और भी समितियों का गठन किया गया। अब इसके बाद जैसे कि आपकी परीक्षाओं में अलग अलग क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा समिति का संबंध पंचायती राज प्रणाली से नहीं है, या कौन सी समिति का संबंध पंचायती राज प्रणाली से है, तो इसके संबंध में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया 1947 में। तो इसको भी आप लोग समिति का नाम भी नोट कर लीजिए। ये तो आपका मुख्य रूप से इतना क्वेश्चन बन गया कि 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की पहल किसके द्वारा की गई, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। और इसी सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया। और इस रिपोर्ट जब BR मेहता ने रिपोर्ट दिया तो इन्होंने कहा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए 3 स्तर पर व्यवस्थाएं संपादित की जानी चाहिए, जिसमें आपका ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद। और इस रिपोर्ट को 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा स्वीकार किया गया, जिसमें प्रायोगिक तौर पे लागू करने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश और स्थायी तौर पर लागू करने वाला राजस्थान, और बाद में यही आंध्र प्रदेश पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला दूसरा राज्य भी बना। तो कभी कभी क्वेश्चन पहला और दूसरा दोनों पूछ देता है। तो प्रथम राज्य के रूप में राजस्थान और दूसरा स्थायी तौर पर लागू करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। तो इतना आपका हो गया। इसी के संबंध में अन्य समितियों का भी गठन किया गया कि वाकई में ये सही है या नहीं। हालांकि ये तत्काल रूप में लागू कर दिया गया, लेकिन और भी इस पे अनुसंधान होने लगे, जिसके संबंध में आपकी कई समितियों का भी गठन किया जाने लगा। अब इसमें दूसरी समिति जो गठित की गई थी उसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति। और ये जो अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था, ये हुआ था आपका 1977 में। और 1977 में सरकार किसकी थी, तो जनता पार्टी की सरकार थी। और उस समय जनता पार्टी के सदस्य थे मोरारजी देसाई, प्रधानमंत्री थे। तो उसी मोरारजी देसाई के द्वारा अशोक मेहता समिति का गठन किया गया, जिसके आधार पर ये रिपोर्ट देने को किया गया। ये रिपोर्ट के लिए कहा गया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए कुछ नया एक्सपेरिमेंट या नया तरीका बताया जाए। तो इन्होंने ये कहा कि जो पंचायती राज प्रणाली है या सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए 2 ही स्तर पर कार्य किया जाना चाहिए। अब 2 स्तर में आपका पहला इन्होंने कहा जिला परिषद, मतलब जिला स्तर पर विकास को बढ़ावा देने के लिए एक जिला परिषद होनी चाहिए, और दूसरा होना चाहिए मंडल पंचायत। मंडल पंचायत।
तो इस तरीके से इन्होंने ये कहा कि निचले स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए द्विस्तरीय व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। अब इस मंडल पंचायत में ये था कि 15 से 20 हज़ार जनसंख्या वाले गांवों के समूह को मंडल पंचायत के अंतर्गत शामिल किया जाए। तो यहाँ आप चाहें तो नोट कर सकते हैं 15 से 20 हज़ार समूह वाले गांव से किसका निर्माण किया जाएगा? तो मंडल पंचायत का निर्माण किया जाएगा। अब इस तरीके से जब ये चीज़ हो गई तब जा कर के इन्होंने और भी इसमें रिपोर्ट दिया कि पंचायत चुनाव में राजनीतिक पार्टियों की भागीदारी हो। तो दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि राजनीतिक पार्टियों की भागीदारी मतलब जो भी पंचायत चुनाव हो उसमें पॉलिटिकल पार्टी अपना इन्वॉल्व रहे और वो अपने अपने कैंडिडेट को खड़ा करे। उसके साथ साथ SC ST के लिए स्थान आरक्षित हों। इन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति तथा जनजाति लोगों के लिए पंचायती राज चुनाव में स्थान क्या होना चाहिए? आरक्षित हो। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रदान किया। उसके बाद से जो तीसरी कमेटी का गठन किया गया वो थी आपकी GV.K. राव समिति। अब जब ये GV.K. राव समिति का गठन किया गया तो इस GV.K. राव समिति में का गठन जो है ये 1985 में किया गया और 1985 में सरकार किसकी थी? तो 1985 में आपके राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और इन्होंने इस समिति का गठन कराया। और इन्होंने जब राजीव गांधी ने इस समिति का गठन किया तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट दिया कि जो पंचायती राज प्रणाली हो वो चतुर्थ स्तरीय हो। और इस चतुर्थ स्तरीय में कौन कौन होना चाहिए? तो चतुर्थ स्तरीय में राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद हो। पहला आपका क्या होना चाहिए? राज्य विकास परिषद। और ये राज्य विकास परिषद किस स्टेज पे होना चाहिए? राज्य स्तर पर। उसके बाद से दूसरा इन्होंने कहा कि जिला स्तर पर जिला परिषद हो। जिला स्तर पर क्या होना चाहिए? जिला परिषद होना चाहिए। तीसरा इन्होंने कहा कि मंडल स्तर पर मंडल पंचायत हो। मंडल स्तर पर मंडल पंचायत। और चौथा आपका इन्होंने कहा कि गांव स्तर पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि न तो 2 स्तरीय हो न तो त्रिस्तरीय हो, बल्कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए चतुर्थ स्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू की जानी चाहिए। जो राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद का गठन होना चाहिए, जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन होना चाहिए, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत का गठन होना चाहिए और गांव स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाना चाहिए। एक क्वेश्चन ये भी कहा जाता है कि ये समिति जो अपनी रिपोर्ट सौंपी ये बिना जड़ के घास कहा गया है। इसको बिना जड़ के घास मतलब इसके जड़ का अता पता है नहीं और ये जड़ के बिना ही ये क्या हो रही है? प्रफुल्ल मतलब डेवलप कर रही है। तो इस कारण से इस समिति के रिपोर्ट को टोटली क्या कर दिया गया? नकार दिया गया। उसके बाद से फिर आपका LM सिंधवी समिति आई। चौथी समिति आपकी कौन सी आ रही है? LM सिंधवी, लक्ष्मीमल सिंधवी समिति। तो चौथा आप नोट कर लीजिए LM सिंधवी समिति। चौथा आपका LM सिंधवी समिति। और ये जो LM सिंधवी समिति आई, ये LM सिंधवी समिति का गठन किया गया 1986 में। 1986 जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पीछे वाली जो GV.K. राव समिति का गठन किया गया वो 1985 में किया गया और इसको बिना जड़ के घास कहा गया, यानी कि इस समिति के रिपोर्ट को टोटली नकार दिया गया।
जब नकार दिया गया तब अगली समिति का गठन हुआ LM सिंघवी समिति 1986 में ही। और इन्होंने सीधे कहा कि पंचायत को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए, पंचायत को संवैधानिक मान्यता, संवैधानिक मान्यता। अब जब संवैधानिक मान्यता की इन्होंने बात कहा, उसके साथ साथ इन्होंने ये कहा कि पंचायत का जो निर्वाचन होगा वो निर्वाचन क्या होना चाहिए, गैर दलीय होना चाहिए। गैर दलीय मतलब किसी भी दल का इन्वॉल्वमेंट इस पंचायत चुनाव में नहीं होना चाहिए। उसके बाद से तीसरा इन्होंने कहा कि पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो, वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो, उपलब्ध। तो इस तरीके से इन्होंने ये रिपोर्ट दिया कि जो भी निचले स्तर पर विकास करना हो, सबसे पहले उस पंचायत को संवैधानिक मान्यता दिया जाना चाहिए। उसके साथ साथ जो भी पंचायत चुनाव हो वो गैर दलीय हो, और जो भी पंचायत है उसके विकास करने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध करानी चाहिए। तो इस तरीके से ये 4 समितियां हो गईं। उसके बाद से जो 5वीं समिति बनी, वो 5वीं समिति आपकी बनी थी पीके थुंगन समिति, पीके थुंगन समिति। और ये 5वीं समिति जब पीके थुंगन समिति का गठन किया गया तो इसमें भी संवैधानिक मान्यता का सुझाव प्रदान किया गया। और इसका गठन कब हुआ, 1988 में। अब यहाँ पर 1986 में भी राजीव गांधी की सरकार, 1988 में भी राजीव गांधी की सरकार, क्योंकि आपका 31 अक्टूबर 1984 को जब इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, उसके बाद से इनके पुत्र राजीव गांधी 1984 से लेकर के 1989 तक प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे। तो इनके शासनकाल में जब बार बार ये बात उठने लगी कि पंचायत को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए, तब जाकर के राजीव गांधी सरकार ने 64वां संशोधन बिल प्रस्तुत किया। अब ये जो 64वां बिल प्रस्तुत किया पंचायत के संबंध में, तो लोकसभा में तो ये पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में ये पारित नहीं हो सका। अब इसके बारे में जो भी इस समिति से आपका अगला जो संवैधानिक मान्यता के संबंध में जो आपका टॉपिक आता है, इसको मैं अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और आज के लिए मतलब कि इसको ये मैं बताऊंगा कि किस तरीके से पंचायत को संवैधानिक मान्यता दी गई। इसके ऊपर जितनी भी समितियां हैं उन समितियों के बारे में आप लोगों ने जान लिया कि पंचायत को संवैधानिक मान्यता देने के लिए या पंचायत का विकास करने के लिए किन किन समितियों का गठन किया गया। ये समिति से रिलेटेड क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछा करते हैं, तो ये समिति का नाम आप ज़रूर याद रखिए। उसके बाद पीके थुंगन समिति का जब गठन 1988 में हुआ, तो फिर ये पंचायत कैसे डेवलप की, इसके संबंध में हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।